आज अपन करेंगे मॉडल पेपर फर्स्ट साइंस का, है ना। पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से एंटीबायोटिक नहीं है। एंटीबायोटिक को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिजैविकी। क्या बोलते हैं? प्रतिजैविकी। नहीं पूछ रहा है, देखो स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है ना, टेट्रासाइक्लिन है, एरिथ्रोमाइसिन ये भी है। राइजोबियम क्या है? ये एक एंटीबायोटिक नहीं है, ये क्या है? एक जीवाणु है। क्या है? जीवाणु। तो क्या लिखो? राइजोबियम नहीं है। यहाँ लिख दो इसके नीचे, यह है जीवाणु है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, पहला था यह पंचमढ़ी जैव आरक्षित क्षेत्र में शाल एवं जंगली आम के पेड़ विशेष रूप से पाए जाते हैं। यह वनस्पति जगत में किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है? वनस्पति जात का, प्राणी जात का, या विशेष क्षेत्र स्पीसीज का, या जैव मंडल का? तो पंचमढ़ी जैव आरक्षित क्षेत्र किसका है? साल और जंगली आम के विशेष पेड़ है ना। कैसे हैं? विशेष पेड़ है, तो कैसे होगा? विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका साल और जंगली आम। साल जंगली आम विशेष स्पीसीज है ना, तो विशेष क्षेत्र स्पीसीज। साइकिल के हैंडल एवं रिम को चमकदार बनाने के लिए किस धातु का लेपन किया जाता है? चमकदार बनाने के लिए किस धातु का करते हैं? पाठ में पढ़ा अपन ने। कौन सी धातु? क्रोमियम। कौन सी धातु? क्रोमियम। क्रोमियम से क्या, वो बिल्कुल शाइनिंग रहती है। ठीक है, किसी भी चीज को अच्छा सुंदर बनाने के लिए उस पे क्रोमियम धातु का लेपन किया जाता था, है ना। क्रोमियम धातु चढ़ाई जाती है जिससे कि वो हैंडल वो चमकदार बने रहे, जंग नहीं लगे उनके। बने तो लोहे के रहते हैं। किसके बनते हैं? लोहे के, पर उस पे परत चढ़ा दी जाती है। किस धातु की? क्रोमियम की। साइकिल के हैंडल एवं रिम किसके बनाए? किसकी धातु की लेपन चढ़ाई जाती है? क्रोमियम धातु की। चौथा, किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया है, क्या कहते हैं? भूसंपर्कण। क्या करते हैं? भूसंपर्कण। एक डंडा लगाते हैं लोहे का, खंबा है ना, खंबा ऊपर से लेके छत के ऊपर रखते हैं। लास्ट वाले चैप्टर में पढ़ा शायद अपन, है ना, भूसंपर्कण वाला। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जाती है, उसमें एक कोने में एक खंबा लगाते हैं लोहे का पाइप लगाते हैं, जो ऊपर सबसे ऊपर छत के ऊपर लगा रहता है और नीचे आके जमीन के अंदर लगाते हैं। कहीं विद्युत का संपर्क, बिजली गिरती हो या कहीं भी स्पार्क हो, तो वो सारा विद्युत कहाँ चला जाएगा? विद्युत आवेश
पृथ्वी के अंदर चला जाएगा, जिससे अपन को बाहर नुकसान कम होगा। तो इसे क्या कहते हैं? भू संपर्कण। क्या कहते हैं? भू संपर्कण। प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भू संपर्कण। थैलियों में आने वाला दूध संदूषित नहीं होने का कारण है। क्या होता है? जो थैलियां डेयरी पे जो थैली का पैकेट आता है ना, उसका दूध कई दिनों तक चल जाता है। क्या होता है वो? क्योंकि उसका पौष्टिकीकरण किया जाता है। पौष्टिकीकरण क्या होता है? पढ़ाया था मैंने। अचानक उसको तेजी से गर्म करके वापस तेजी से ठंडा किया जाता है, जिससे क्या होता है, उसमें बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, जो क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो वो दूध फटने की शंका कम हो जाती है, खराब नहीं होता है। तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? पाश्चरीकरण। क्या कहते हैं? पाश्चरीकरण। पांचवे का आंसर होगा पाश्चरीकरण। छठा क्वेश्चन, जब किसी व्यक्ति के वस्त्र आग पकड़ लेते हैं तो आग बुझाने के लिए उपयुक्त होगा, क्या होगा? पानी डालेंगे क्या? नहीं, पानी डालने से तो और आग पकड़ता है, क्योंकि पानी के अंदर ऑक्सीजन होती है। जो ऑक्सीजन है वो क्या करती है? आग को और मतलब आग जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो पानी कभी नहीं छिड़कना चाहिए। उसको क्या करेंगे? कंबल से ढकेंगे। क्या करेंगे? कंबल से ढकेंगे। जो बाहर की जो ऑक्सीजन है ना, वो उसको मिलना बंद हो जाएगी, वहां CO2 ज्यादा हो जाएगी। तो क्या होगी? आग अपने आप बुझ जाएगी। तो कहीं अपने कपड़ों पे आग लग जाए तो क्या ढकना चाहिए? कंबल से ढकना चाहिए। छठे में आ जाएगा आपके कंबल। सातवां, ट्रैफिक सिग्नल लाइट में प्रकाश के लिए LED का उपयोग बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि यह अधिक अवधि तक, कई दिनों तक कार्य करती है। LED, इसका पूरा नाम क्या है? लाइट इमिटेड डायोड। क्या है? लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, प्रकाश उत्सर्जित का यह युक्ति, प्रकाश उत्सर्जित करने वाली युक्ति, ये क्या करती हैं? अधिक अवधि तक, यानी कई लंबे समय तक LED काम करती है। विश्व उष्णन के प्रभाव से क्या हो रहा है? विश्व उष्णन के प्रभाव से समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि जो अपने वायुमंडल के अंदर क्या हो रहा है? CO2 बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? CO2 बढ़ने के कारण जो तापमान है वो बढ़ रहा है। तापमान बढ़ने से जो बर्फ है बड़े बड़े पहाड़ों पे, वो बर्फ पिघल कर नीचे आ रही। तो जल समुद्र का जल स्तर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जल स्तर बढ़ रहा है तो उससे हिम पिघल रहा है, इसलिए जल स्तर बढ़ रहा है। तो ये दोनों ही कारण बता रखे इसमें, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है और हिमनद पिघल रहे हैं। सही है, जो हिमालय पर हिम बर्फ है वो पिघल रही है, वो पिघल के नीचे आ रही है, तो समुद्र में पानी का स्तर बढ़ रहा है। तो दोनों ही सही है, कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सत्य हैं इसके लिए। ठीक है,
अब अति लघुरात्मक प्रश्न। पेट्रोल के कोई दो उपयोग लिखिए। क्या उपयोग होता है पेट्रोल का? एक तो ईंधन के रूप में, मोटर में ईंधन के रूप में पेट्रोल का उपयोग करते हैं, और बहुत बार शुष्क धुलाई वो करते हैं ना, ड्राई क्लीन करवाया मैंने, तो ड्राई क्लीन करवाते हैं ना कपड़ों की, करवाते ही नहीं करवाते ड्राई क्लीन, उसमें कपड़ों के ड्राई क्लीन में भी क्या होता है, शुष्क धुलाई के लिए विलायक के रूप में पेट्रोल का उपयोग किया जाता है। जो बड़े बड़े भारी शादी ब्याह के जो बेस होते हैं ना, उनको साबुन सर्फ से नहीं धोया जाता है, उनका ड्राई क्लीन करवाया जाता है। ड्राई क्लीन किससे करें? उसे शुष्क धुलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शुष्क धुलाई। तो उस शुष्क धुलाई में भी पेट्रोल काम में आता है। सॉरी। अंडप्रजक एवं जरायुज जंतुओं में अंतर लिखिए। बताइए अंडप्रजक कौन होते हैं? जो जंतु अंडे देते हैं वो अंडप्रजक होते हैं, और जो जंतु डायरेक्ट किसी शिशु को जन्म देते हैं तो वो जरायुज जंतु कहलाते हैं। आप बताओ, देखा अंडप्रजक का उदाहरण बताओ। चिड़िया, मछली, मेंढक, और जरायुज का गाय, मनुष्य। हाँ ठीक है, मनुष्य, गाय, कुत्ता जो शिशु को जन्म देते हैं डायरेक्ट वो जरायुज जंतु कहलाते हैं। जल का मितव्ययिता से उपयोग करने के लिए सिंचाई की कौन सी विधियां काम में ले सकते हैं? जल की मितव्ययिता, मितव्ययिता यानी बहुत ही कम जल को खराब करे, मतलब व्यर्थ में उसको नहीं गंवाए, डायरेक्ट पौधे की फसल की जड़ में ही वो पानी पहुंचे, व्यर्थ में पानी खर्च नहीं करते हुए सिंचाई की जाती है। कौन सी सिंचाई है? वैसी दो सिंचाई आधुनिक विधियां हैं सिंचाई की, छिड़काव विधि और ड्रिप तंत्र विधि। जो कौन सी है? आधुनिक या पारंपरिक? आधुनिक, आधुनिक सिंचाई की विधियां। जल की मितव्ययिता का उपयोग करने वाली दो विधियां हैं, छिड़काव दूसरी है ड्रिप तंत्र। ट्रैक्टर के टायरों में अधिक बड़े खांचे क्यों रखे जाते हैं? क्यों रखे जाते हैं? उनका क्षेत्रफल बढ़ेगा तो क्या होगा? दबाव कम लगेगा। दबाव कम लगेगा तो वो जमीन के अंदर नहीं घिसेंगे। अगर कील का क्या होता है, उसमें क्षेत्रफल कम होता है, कील का जो तीखा मुंह होता है उसका क्षेत्रफल कम होता है, तो जो भी दबाव लगते हैं वो डायरेक्ट उस पर जोर से दबाव लगता है तो वो अंदर चली जाती है, दीवार के अंदर घुस जाती है ना। अब टायर भी ऐसा तीखा रखेंगे तो गाड़ी चल पाएगी क्या? वो डायरेक्ट जमीन के अंदर घिस जाएगी, मतलब अंदर धस जाएगी, है ना। तो क्या होता है, टायर चौड़े रखे जाते हैं तो क्षेत्रफल ज्यादा हो जाता है, क्षेत्रफल ज्यादा होता है, जो दबाव होता है वो कम लगता है। दबाव कम लगने के कारण वो आसानी से रोड के ऊपर चल पाते हैं। तो क्या लिखेंगे? ट्रैक्टर के टायरों में अधिक बड़े खांचे रखे जाते हैं ताकि सड़क से उनकी पकड़ अच्छी बनी रहे, है ना। क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो दबाव कम लगेगा और वो फिसलेंगे भी नहीं और उनकी पकड़ भी अच्छी बनी रहेगी। ठीक है। निम्नलिखित कथनों के सामने दिए गए कोष्टक में सत्य असत्य लिखिए, ट्रू फॉल्स करना है। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को परिष्करण कहते हैं। परिष्करण कहते हैं क्या? नहीं, वो तो परिष्करण किसे कहते हैं? पेट्रोलियम के विभिन्न संघटक को अलग करने की विधि को परिष्करण कहते हैं। उसमें पेट्रोल होता है, डीजल होता है,
कोक होता है, कोयला होता है ना, इन सबको अलग करने की प्रक्रिया को परिष्करण कहते हैं। मृत वनस्पति के धीरे प्रक्रम से कोयले में परिवर्तन को तो क्या कहेंगे? कार्बनीकरण। क्या कहेंगे? कार्बनीकरण। तो ये क्या हो गया? असत्य है। सेकंड नंबर, एलपीजी गैस का उपयोग घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। सही है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का पूरा नाम क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस या द्रवित पेट्रोलियम गैस। इसका उपयोग अपन घर में जो सिलेंडर रखते हैं ना चूल्हे पे रोटी बनाने का, तो वही है, इसमें एलपीजी भरी जाती है। पेट्रोल डीजल बचाने के लिए गाड़ी बहुत तेज चलानी चाहिए? नहीं, तेज चलाने से ज्यादा पेट्रोल खर्च होगा, धीरे चलाएंगे तो कम जलेगा, है ना, तो इससे कोई इतना इश्यू नहीं होता है। असत्य है। पेट्रोल के विभिन्न संगठनों को पृथक करना कार्बनीकरण कहलाता है। गलत। इसमें तो आएगा परिष्करण और पहले वाले में आएगा कार्बनीकरण, तो ये भी क्या हो गया? असत्य है। कोष्टक में दिए गए विकल्प में से उचित विकल्प का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब मैंने बताया था या आपको 2,4-D एक क्या है? खरपतवारनाशी। अवांछित पौधे होते हैं फसल के अंदर, उन्हें क्या करते हैं? खरपतवार। उनको नष्ट करने के लिए कुछ कीट रसायन उन पे छिड़के जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? खरपतवारनाशी। उन खरपतवार को नष्ट करने के लिए जो खरपतवारनाशी की जो रासायनिक होते हैं उनको छिड़का जाता है, उसका उदाहरण है 2,4-D। अगला है, किससे? कृषि औजार कौन कौन से हैं? कुदाली और सीड ड्रिल। ठीक है, उर्वरक नहीं है, वो कृषि औजार नहीं है, उर्वरक तो क्या है? एक रसायन है। तो खालिस्तान पहले में आएगा आपके कुदाली यानी दांतली होता है, अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? दांतली। और जो मशीन होती है ना बोने की, उसे क्या कहते हैं? सीड ड्रिल। क्या कहते हैं? सीड ड्रिल। अगला है, खाद की अपेक्षा उर्वरक में जल धारण क्षमता क्या होती है? कम होती है? ज्यादा? कम होती है। जो देशी अपनी गायों के गोबर से खाद बनता है उसमें क्या होती है? पानी सोखने की क्षमता ज्यादा होती है, जबकि बाहर से वो केमिकल फैक्ट्रियों में तैयार किया गया उर्वरक, उसमें क्या होगी? पानी की सोखने की क्षमता कम होती है। तो इसमें लिख लो, उर्वरक में पानी की सोखने की क्षमता कम। वायुमंडल में सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड फसल एवं भवनों के लिए किस प्रकार हानिकारक है? वायुमंडल में सल्फर नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं। जब अपन देते वायुमंडल में जो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड है ना, आजकल प्रदूषण हो रहा है, तो क्या हो रहा है? जो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड है वो धुएं के साथ कहाँ जा रहे हैं? बादल में। बादल में जाके वो जो वर्षा का पानी होता है ना, बादल पानी होते हैं बादल में, तो उस पानी के अंदर वो घुल जाता है। फिर क्या होता है? अम्ल बनाते हैं। क्या करते हैं? अम्ल बनाते हैं। अम्ल बना के फिर वर्षा के रूप में कहाँ आते हैं? धरती पे आते हैं। तो उसे कौन सी वर्षा कहेंगे? अम्ल वर्षा। फिर अम्ल वर्षा क्या करती है? भवनों को हानिकारक होती है। जो अभी ताजमहल बना हुआ है उसको बहुत नुकसान पहुंचाया है, उसका रंग धीरे धीरे पीला पड़ रहा है ना, बिल्कुल सफेद था जो पीला हो रहा है धीरे धीरे, वो अम्ल वर्षा के कारण ही हो रहा है। अम्ल वर्षा किसे कहते हैं? सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड मिलकर जल में घुल जाते हैं
और फिर वो जल वर्षा के रूप में धरती पे आता है और धरती पे आने को उसके अम्ल वर्षा कहेंगे। मोमबत्ती एवं कोयले के जलने में अंतर स्पष्ट कीजिए। मोमबत्ती एवं कोयले के जलने में मुख्य अंतर, मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है, ठीक है, किसके साथ जलती है? ज्वाला के साथ, जबकि कोयला ज्वाला के साथ जलता है क्या? नहीं, वो तो धीरे धीरे ऐसे धुएं के साथ जलता है ना, वाष्पित होता है, फिर ये ज्वाला का निर्माण करता है। पिघली हुई मोमबत्ती में मोमबत्ती के साथ साथ कहाँ ऊपर उठते हैं, दहन के समय वाष्पित होकर ज्वाला का निर्माण करते हैं। इसके विपरीत लकड़ी का कोयला वाष्पित नहीं होता है, कोई ज्वाला नहीं देता है। कोयला हमेशा आगरी तो देता पर ज्वाला नहीं देता ना। गोइटर रोग, गोइटर रोग क्या होता है, किसकी कमी से होता है? थायराइड की कमी से। किसकी कमी से? थायराइड की। गोइटर रोग थायराइड ग्रंथि का रोग है। थायराइड ग्रंथि द्वारा जब थायरोक्सिन हार्मोन का उत्पादन नहीं होता है तो गला बहुत फूला हुआ उभरा हुआ दिखाई देता है, जिसे गोइटर रोग कहते हैं। थायराइड अभी नहीं बोलते मुझे थायराइड हो गया, बोलते ना वो सारे जने मुझे थायराइड हो गया। थायराइड का मतलब उसमें थायरोक्सिन हार्मोन की कमी होती है। किसकी कमी होती है? थायरोक्सिन हार्मोन की कमी। और उसमें आयोडीन युक्त नमक लेना चाहिए, जिससे कि ये कमी कम, मतलब थायरोक्सिन की कमी कम हो जाती है। किशोरावस्था में लड़कों की आवाज भारी होने का क्या कारण है? उस किशोरावस्था में लड़कों में जो स्वर यंत्र और लिरिक्स है ना, उसमें क्या होती है? वृद्धि हो जाती है। वृद्धि होने के कारण उनकी आवाज भारी हो जाती है। घर्षण बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर। घर्षण बल यह संपर्क बल का उदाहरण है। किसका है? संपर्क बल का, क्योंकि घर्षण बल दो सतहों के बीच संपर्क के कारण उत्पन्न होता है। दो सतहों के बीच क्या होता है? संपर्क के कारण उत्पन्न होता है। और घर्षण बल सभी गतिशील वस्तुओं पर ही लगता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? यह असंपर्क बल का उदाहरण है। क्या है? असंपर्क बल का। उसमें दो वस्तुओं के बीच संपर्क की आवश्यकता नहीं होती है। गुरुत्व बल प्रत्येक वस्तु पर लगता है। कोई दो वस्तु नहीं होगी तो भी वो लगेगा। जैसे पेड़ से कोई भी चीज लगी, आम या एप्पल कुछ भी लगी, तो वो गिर के कहाँ आएगी? नीचे जमीन पे। किस कारण? कौन सा बल लग रहा है वहां? गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, ठीक है। वायुमंडलीय दाब को सचित्र समझिए। वायुमंडलीय वायु पृथ्वी के तल से कई किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। इस वायु द्वारा लगाए गए दाब को क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दाब। यदि हम एक इकाई क्षेत्रफल की कल्पना करें और इसके ऊपर वायु से भरा एक लंबा बेलन खड़ा हुआ माने, तब इस बेलन में वायु पर लगने वाला गुरुत्व बल वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा। तो बता दूं, एक मिनट हो गए क्या सर? बोल, टाइम देख लो, फिर हो गया तो ये और बता रही। ठीक, हाँ हाँ, ये करवा देते। अब ये मान बता रहे हैं कि यदि हम इकाई क्षेत्रफल की कल्पना करें, ये क्या है? इकाई क्षेत्रफल है। इसमें ऊपर वायु से भरा एक लंबा बेलन है। ये बेलन में वायु पर लगने वाला गुरुत्व बल किसके बराबर होगा? वायुमंडलीय दाब के बराबर। अब नीचे की ओर तो कौन सा लग रहा है? गुरुत्व बल। कौन सा लग रहा है? गुरुत्व बल।
और ऊपर वायुमंडलीय गैसें हैं, वायु की जो गैसें हैं, तो ऊपर की ओर वो कौन सा बल लग रहा है? वायुमंडलीय दाब। ये दोनों दाब क्या है? बराबर हैं। जितना गुरुत्व बल लग रहा है उतना ही वायुमंडलीय दाब लग रहा है, इसलिए जो भी चीजें हैं वो वहां पे टिकी हुई है। ठीक है, बराबर है ये दोनों दाब यहाँ पे। कॉलम फर्स्ट और सेकंड का मिलान करना है। अमीबा, अमीबे में क्या होता है? ये अलग था क्वेश्चन, जिनकी नहीं है दिखती से। सत्रहवें का सेकंड था ना, ये 17वें का सेकंड, अब ये 18वां। अमीबा, अमीबा में कौन सी विधि से होता है जनन? द्विखंडन। कौन सी विधि है? लैंगिक या अलैंगिक? द्विखंडन, अलैंगिक, द्विखंडन हो जाएगा। और हाइड्रा में? हाइड्रा में होगा मुकुलन। ये भी कौन सी विधि है? अलैंगिक। थर्ड है मेंढक, कायांतरण। कायांतरण किसे कहते हैं? बताया था मैंने। हाँ, टेडपोल क्या है? लार्वा। लार्वा का, टेडपोल लार्वा का वयस्क में रूपांतरण को क्या कहते हैं? कायांतरण। जरायुज, शिशु का जन्म। और अंडा ज्यादा तो, अंडा जो होता तो क्या लिखते हैं? जो जंतु अंडे देते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, नींबू का रस विद्युत का चालक होता है, प्रयोग द्वारा समझाइए। जो नींबू का खट्टा होता है ना, अम्ल, उसमें क्या होता है? विद्युत धारा बहती है। क्या करती है? विद्युत धारा बहती है। इसके प्रयोग के लिए क्या करेंगे अपन? किसी कांच के गिलास या प्लास्टिक के कटोरे में एक प्याला आसूत जल भरते हैं। आसूत जल क्या है? विद्युत का कुचालक है, उसमें विद्युत धारा नहीं बहती है आसूत जल में। और जो बाकी नॉर्मल जल है उसमें क्या है? विद्युत धारा बहती है, वो विद्युत का सुचालक है। आसूत जल विद्युत का हीन चालक, कुचालक होता है। क्या होता है? कुचालक। कौन सा जल होता है? आसूत जल। और नॉर्मल जल है वो क्या होगा? विद्युत का सुचालक। ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें नींबू के रस की कुछ बूंदे मिलाते हैं। अब इस विलयन में इलेक्ट्रोड को डुबोते हैं। क्या डालेंगे उसमें? नींबू के रस की बूंदे। नींबू क्या है? अम्ल या क्षार? अम्ल है, खट्टा ना, तो उसमें फिर इलेक्ट्रोड को डुबोते हैं। यह सुनिश्चित करते हैं कि कार्बन की छड़ों की धातु की टोपियां जल से बाहर रहे हैं। इलेक्ट्रोडों को ध्यान पूर्वक से देखेंगे। इलेक्ट्रोडों के समीप गैस के बुलबुले दिखाई देने लगते हैं। ऐसा तभी हो सकता है जब इलेक्ट्रोडों द्वारा विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होता है। इससे सिद्ध होता है कि नींबू का रस विद्युत का चालक होता है। अब ये आप नहीं कर पाओ तो आप जब रोड लगाते हो गर्म पानी करने के लिए, रोड लगाते हो तो वो नॉर्मल पानी है क्या अपने पास? नॉर्मल पानी है। रोड लगाओ तो उसमें देखना बुलबुले निकलेंगे थोड़े थोड़े से, रोड के चारों ओर थोड़े थोड़े से बुलबुले निकलते हैं, ध्यान से देखना। तो वो क्या हो रहा है? वहां विद्युत का चालन हो रहा है। क्या हो रहा है? विद्युत का चालन हो रहा है। उक्त माध्यमों को ध्वनि के संचरण के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती कि नहीं होती? ध्वनि का संचरण या निर्वात में होता है क्या? निर्वात यानी कुछ भी नहीं, वो तो होता है क्या? नहीं, हवा का या उसको ठोस, द्रव, गैस, कुछ भी माध्यम चाहिए। किसके लिए? उसके ध्वनि के संचरण के लिए। मैंने कहा गाड़ी में कोई बैठा है,
कांच वगैरह सब बंद कर रखे हैं, अंदर वो चिल्ला रहा, कुछ भी कर रहा, बाहर आवाज आ रही है क्या? क्यों नहीं आ रही? क्योंकि कोई माध्यम ही नहीं है, वो कांच से बंद हो गया, हवा का भी नहीं है, द्रव ठोस का भी नहीं है, कांच से पूरा बंद है, तो उसमें कोई माध्यम नहीं है, इसलिए क्या हो रहा, वहां पे ध्वनि का संचरण नहीं हो रहा, तो अपन को आवाज नहीं सुनाई दे रही है। ठीक है, तो ध्वनि के लिए हमेशा, ध्वनि के संचरण के लिए हमेशा किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की। अब 3 माध्यम दे रखे हैं, कौन से दे रखे हैं? 3 माध्यम। एक तो है ठोस, द्रव और गैस, और एक दे रखा कुछ नहीं यानी निर्वात। ये 3 माध्यम है और एक निर्वात यानी कुछ भी नहीं है। अब बताओ सबसे तेज आवाज किस में आएगी? ठोस में। लोहे का ड्रम है, उसको बजाएंगे तो आवाज आएगी नहीं आएगी? बहुत ज्यादा आएगी। एक द्रव है, थोड़ा सा पानी भरा हुआ है, किसी लोटे गिलास में बुर्र बुर्र करेंगे तो आवाज आएगी। एक ऐसे नॉर्मल बोलेंगे तो कम आवाज आएगी। तो सबसे ज्यादा किसमें ध्वनि का संचरण होता है? ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में, और सबसे कम यानी बिल्कुल भी नहीं होता है किसमें? निर्वात में। ठीक है, ये ध्वनि का संचरण का माध्यम है। आप भूकंप आने पर घर के बाहर, तब आप अपना बचाव कैसे कर सकते हैं? इसका तर्क सहित उत्तर दीजिए। अपन बाहर है कहीं और क्या आ रहा है? भूकंप आ रहा है, तो अपना बचाव कैसे करेंगे? क्या करेंगे? हमें किसी खुले स्थान की खोज करनी होगी। खुले स्थान यानी जहाँ बिल्डिंग नहीं हो, पेड़ पौधा नहीं हो, खाली हो जानी स्थान हुआ ना। बिल्डिंग पर रहेगी तो बिल्डिंग धसेगी तो अपने ऊपर आएगी, पेड़ रहेगा तो वो धसेगा तो अपने ऊपर आएगा। खाली जगह हो उस जगह का तलाश करेंगे, फिर वहां वृक्षों या ऊपर जाती हुई विद्युत लाइनों से दूर रहेंगे ताकि हमारे ऊपर ना ही गिरे। यदि हम किसी कार या बस में हैं तो बाहर न निकले ताकि क्षतिग्रस्त भवनों, वृक्षों आदि के सीधे संपर्क में आने से बच सके। वाहन को धीरे धीरे किसी खुले स्थान पर ले जाना चाहिए। भूस्पंदन के समाप्त होने तक बाहर नहीं निकलना चाहिए। ठीक है। आधुनिक जीवन में परावर्तन और अपवर्तन के सिद्धांतों का प्रयोग किस प्रकार हमारी सुविधाओं को बढ़ाता है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। परावर्तन किसे कहते हैं? हाँ, जब कोई भी सूर्य के प्रकाश की किरण किसी दर्पण पे आती है और वापस टकरा कर जाती है, उसे क्या कहेंगे? परावर्तन। उस माध्यम से टकरा कर वापस उसी दूसरी दिशा में लौट जाती है ना, अपना मार्ग बदल लेती है, उसे परावर्तन कहते हैं। ये दर्पण है, ये क्या है? क्या ये? दर्पण। ठीक है। अब ये किरण है, ये आ रही इस दर्पण पे, इससे टकरा कर वापिस परावर्तित हो रही है। ये आ रही, इसे कौन सी किरण कहेंगे? आपतित किरण। कौन सी कहेंगे? आपतित किरण। और जाने वाले को परावर्तित किरण। और इस घटना को क्या कहेंगे? परावर्तन। क्या कहेंगे? परावर्तन। आधुनिक जीवन में इसके क्या क्या सिद्धांत है? केश प्रसाधक की दुकान पर, यानी नाई की दुकान, केश प्रसाधक का मतलब है नाई की दुकान। केश प्रसाधक की दुकान पर दर्पण द्वारा हम सिर के पीछे के बालों को आसानी से देख सकते हैं। किसके कारण देख सकते हैं? परावर्तन के कारण। 2 दर्पणों से परावर्तन पर आधारित परिदर्शियों का उपयोग पनडुब्बियों, टैंकों तथा बैंकरों में छिपे सैनिकों द्वारा बाहर की वस्तुओं को देखने में भी किया जाता है। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है और आपके अब सदन में भी पूछ सकते हैं। पनडुब्बियों, टैंकों, बैंकरों में छिपे सैनिक द्वारा बाहर की वस्तुओं को देखने में उपयोग किसका किया जाता है? तो क्या लिखोगे?
परावर्तन का, है ना। कौन सी क्रिया का प्रयोग किया जाता, तो परावर्तन क्रिया का। परावर्तन पर आधारित बहुमूर्ति दर्शी यानी केलाडाइस्कोप द्वारा भांति भांति के आकर्षक पैटर्न बनाने के लिए भी किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। जो गाड़ी ट्रक कुछ भी होता है उसके वो साइड में लगे रहते हैं दोनों तरफ, है ना, वो क्या होते हैं, उत्तल दर्पण। जो क्या करते हैं, पीछे जो भी आता है वो उसको दिख जाता है। किसके कारण दिखता है, परावर्तन के कारण। आधुनिक जीवन में अपवर्तन के सिद्धांत। अब अपवर्तन के कौन से हैं, दूरदर्शी एवं सूक्ष्मदर्शियों का निर्माण लेंसों द्वारा प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित है। दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शियों जो ये मतलब यंत्र है, क्या है, दूरदर्शी और सूक्ष्म यंत्र है, उसके द्वारा छोटी छोटी चीजों को भी बड़ा करके देख सकते हैं। नेत्रों के दूरदृष्टि दोष व निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु लेंसों का उपयोग प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित है। जो चश्मा लगाते हैं ना, कम दिखता है, चश्मा लगाते हैं तो वो किस पे आधारित है, अपवर्तन पर। किस पे आधारित है, अपवर्तन क्रिया पर। अब है आपका 23, यदि कील के नुकीले भाग को चपटा बना दिया जाए तो बल और दाब पर क्या प्रभाव होगा। अभी बताया था मैंने, नुकीला बनाएंगे तो क्या होगा, बल अधिक लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा, बल अधिक, क्योंकि वो बिल्कुल नुकीला हो गया, है ना। यदि बल बराबर हो तो पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना कम होगा उस पर दाब उतना ही अधिक होगा। कील के नुकीले सिरे का क्षेत्रफल तो क्या है, उससे कम है, इसलिए वही बल कील के नुकीले सिरे को लकड़ी के तख्ते में ठोकने के लिए पर्याप्त दाब उत्पन्न कर देता है। लेकिन यदि कील के नुकीले भाग को चपटा बना दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो क्या दाब कम लगेगा, तो वो अंदर नहीं ठुकेगी, है ना। तो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, वही बल कील को तख्ते में ठोकने के लिए पर्याप्त दाब उत्पन्न नहीं कर पाएगा, जिससे कि वो कील नहीं ठुकेगी। वायुयान की आकृति पक्षी के समान क्यों बनाई जाती है। वायु अत्यंत हल्की और विरल होती है, फिर भी इसमें होकर गति करने वाली वस्तुओं पर वायु घर्षण बल लगाती है। वायु क्या लगाती है, घर्षण बल। इसलिए जब वस्तुएं वायु में गति करती है तो उन्हें उन पर लगे घर्षण बल पर पार पाना होता है। उस घर्षण बल को क्या करना होता है, कम करना होता है। तो जो पक्षी होते हैं वो आसानी से उड़ लेते हैं, क्योंकि उनकी आकृति ऐसी बनी हुई कि उस घर्षण बल को वो कम कर देते हैं। इस प्रक्रिया में उनकी ऊर्जा का क्षय होता है, अतः घर्षण को कम करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। इसके लिए वस्तुओं को विशिष्ट आकृति दी जाती है। पक्षियों के शरीर का विकास इस प्रकार हुआ होगा कि वायु में गति करते समय घर्षण पर पार पाने में उनकी ऊर्जा का क्षय यथासंभव कम हो। इसलिए वायुयान की आकृति भी पक्षियों के समान बनाई जाती है ताकि घर्षण कम हो जाए। अब कल करेंगे बाकी का ना, इसको अच्छे से पढ़ के आना है।